हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे पड़े होंगे। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं आज अपना आगे का हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। तो जैसा कि आप थंबनेल देख पा रहे हैं, जो भी मेरे चैनल पर नया है उनके लिए ही है ये। बाकी जो पुराने हैं उन्हें तो पता ही है कि चल क्या रहा है, पर जो नए हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। आप थंबनेल पर देख पा रहे होंगे कि ये आपका एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट है और हिस्ट्री का, जिसमें हम क्लास 6 से क्लास 12 तक जितने भी क्लास 6 में जो टॉपिक थे, 7th में, 8th में, 9th में, 10th में, 11, 12, तो जितने भी बुक से जो भी लेसन थे उनसे जो क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम्स में, उनसे जो क्वेश्चंस बने हैं उन पे हम कर रहे हैं वो। ठीक है। तो हम अब इसमें चूँकि इंडेक्स मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया था आपको, तो बार बार इंडेक्स नहीं दिखाती हूँ हर वीडियो पे। लेकिन इसमें कैसे क्या है कि जैसे 6th क्लास के जितने भी चैप्टर थे, तो 1 2 3 4 5 से कैसे करके 12 तक थे। उसके बाद 7th क्लास के 30 नंबर से चालू है, इस तरह से मतलब आगे जा कर के हैं। तो ऐसे हमारा चल रहा है। तो ये 7th क्लास में अभी हम हैं, जिसमें आपका ये अब 1 या 2 ही टॉपिक मतलब बचे हैं। तो इसमें हम 30 नंबर पे पहुंच गए हैं। मतलब आप ये मान के चलो हम 30 लेसन्स कंप्लीट कर 29 कंप्लीट कर चुके हैं। 30 लेसन पर हैं, 6 और 7 दोनों मिला के। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला थोड़ा सा बड़ा है तो वीडियो भी बड़ा होगा। इसमें शायद 200 क्वेश्चन है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक का, तो इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। राष्ट्रवाद का उदय। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा इजीली आपको मिल सके। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित क्यों रही? इसके कारणों की पहचान करें। तो इसके कारणों की पहचान है कि नेताओं की सामाजिक पृष्ठभूमि थी। ज़्यादातर नेताओं का संपत्तिशाली वर्ग से आते थे और मुस्लिम लीग से संबंधित नेताओं का बढ़ता गड़बड़ हो गया। नेताओं का सामाजिक पृष्ठभूमि, ज़्यादातर नेताओं का संपत्तिशाली वर्ग से आते थे और नए पेशेवर वर्गों की प्रमुखता थी। ठीक है। ये लास्ट डी वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर डी। तो नरमपंथी राजनीति अपनी प्रकृति में संकुचित रही है और इसका प्रमुख कारण निम्न है। दादा भाई नेहरूजी, फिरोज शाह मेहता, दीनशाह वाचा, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उदारवादी थे। नरमपंथी में समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था, कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु ये उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का कर्तव्य है कि वे उनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें तथा उन्हें उपचार का प्रयत्न करें। अतः विकल्प डी सही है। ठीक है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो 1887 में राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सहायक संगठन के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई। कथन कहता है कि सुधार आंदोलनों में मूलतः हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने के प्रयास किए हैं। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं। तो राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की शुरुआत MG रानाडे और रघुनाथ राव ने की थी। ये मूलतः राष्ट्रीय कांग्रेस का सामाजिक सुधार आंदोलन था। इसकी उद्घाटन बैठक जो है दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित की गई थी। इस बैठक में हिंदू सामाजिक संगठन और आचार विचार में अंदर से बदलाव लाने का प्रयास किया गया। इस सम्मेलन में कुलीनवाद और बहुविवाह की निंदा करते हुए अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया गया। बाल विवाह का विरोध करने के लिए, शपथ लेने के लिए, लोगों को प्रतिबंधित करने के लिए प्रसिद्ध प्रतिज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अतः कथन 1 और 2 कथन दोनों सही हैं। ठीक है। तो भारतीय नेताओं की कौन सी पार्टी संवैधानिक पार्टी बनी? तो भारतीय नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय उदारवादी संघ और स्वराज दल। तो उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन है इसके। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में स्थापित थी और भारतीय उदारवादी संघ 1919 में स्थापित है। स्वराज दल 1923 में और संवैधानिक पार्टी थी। 1923 के चुनाव में जहां एक तरफ भारतीय उदारवादी संघ पराजित होती है, वहीं स्वराज दल 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें जीतकर एक बड़े दल के रूप में उभरी। 1937 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय ने कांग्रेस को असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है,
कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी आशा ये रहेगी कि मैं इसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। तो ये किसने कहा था? तो हम सबको पता है कि ये कथन है किसका? कर्जन का। ठीक है, तो कर्जन के अनुसार कांग्रेस अपने पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी भारत में एक बड़ी अभिलाषा ये रहेगी कि मैं उसके शांतिपूर्ण मृत्यु में सहयोग दूं। कांग्रेस ने एक पुस्तिका प्रकाशित करके ब्रिटिश सरकार की आलोचना करी और डफरिन ने कांग्रेस की निंदा की और उसे अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहा। उसकी मांगों को अज्ञात में छलांग लगाने से तुलना की गई है और कर्जन के समय सरकारी अधिकारियों एवं नौकरों को कांग्रेस में शामिल होने या उससे संपर्क रखने पर रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट है 1923 में भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। एक सेकेंड। तो महत्वपूर्ण दौड़ कौन सी चल रही थी? तो ये महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी कांग्रेस आंदोलन, होम रूल लीग की गतिविधियां और सेना में बलपूर्वक भर्ती। तो भैया ये चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो भारत में 1914 से 1923 के वर्षों के मध्य कांग्रेस आंदोलन बिना किसी रुकावटों के महत्वपूर्ण दौड़ चल रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और राष्ट्रीय आंदोलनों में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके माध्यम से कांग्रेस आंदोलन चलता रहा। कांग्रेस आंदोलन के प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सेना में जबरन भर्ती किए जाने पर अंग्रेजों का विरोध किया। 1916 में कांग्रेस में नरम और गरम दल तथा मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। 1916 में होम रूल लीग ने अपनी मांगों को आगे बढ़ाया और लगभग 1918 तक ये शिथिल पड़ गया। कांग्रेस ने चंपारण, अहमदाबाद मेल, खेड़ा के माध्यम तथा रोलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन चलाया और इसने खिलाफत और असहयोग आंदोलन को व्यापक स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी? तो भैया फूट 1907 के सूरत अधिवेशन में पड़ी थी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1907 में सूरत अधिवेशन के समय फूट पड़ी थी और इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी या उग्रवादी जहां लाला लाजपत राय को कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए और इसी अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सुशासन के प्रयोग को लेकर विवाद हुआ था। 1885 और 1905 के बीच की अवधि को मंदगामी अवस्थापना नाम दिया गया है। कांग्रेस पार्टी से साम्राज्यवादियों को छोड़कर नरमपंथी, साम्यवादी तथा स्वराजवादी जुड़े हुए थे। किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध सूरत विभाजन हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1907 में। आगे बढ़ते हैं। 1885 और सन 1905 के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो इस अवधि को हम मंदगामी अवस्थापना कहते हैं। ठीक है, 1885 से 1905 के बीच की अवधि को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में दल चरमपंथियों और नरमपंथियों में विभाजित हो गया था? तो ये सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजित हो गया था। किस प्रकार के व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे? तो साम्राज्यवादी व्यक्ति नहीं थे, नरमपंथी थे, साम्यवादी थे और स्वराजवादी थे, लेकिन साम्राज्यवादी व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। 1886 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो 1886 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने जो है अध्यक्षता की थी। 1886 का अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था और इसका पहला अध्यक्ष होने का गौरव व्योमेश चंद्र बैनर्जी को प्राप्त हुआ था। 1892 में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल यानी कि लिबर्टी पार्टी की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। दादा भाई नौरोजी 1893 से 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में बनारस में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे थीं। तो कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की मुख्य मांगे थी कांग्रेस के उदारवादी नेताओं की प्रमुख मांगे विधान परिषदों में चुनावी सिद्धांत का प्रारंभ करना, प्रशासनिक सुधार और निष्ठावान चरित्र था। दादा भाई नौरोजी, सर फिरोज शाह मेहता, सर दीनशाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लोग समकालीन भारतीय समाज के सबसे अधिक प्रगतिवादी व्यक्ति और सच्चे देशभक्त थे। ये भारतीय समाज को सुधारने के लिए भरसक प्रश्न करते रहे। इन लोगों ने 1886 में एक लोक सेवा आयोग नियुक्त करवाया और 1892 में भारतीय परिषदों का अधिनियम पारित करवाया। दोनों से ही लोगों में निराशा हुई और मूलभूत संविधान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
उन्होंने जनपद सेवदा ICS के लिए इंग्लैंड तथा भारत में एक ही समय में परीक्षा कराने की मांग की। सरकार ने उनके अनुरोध पर भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेल्बी आयोग भी नियुक्त किया। नेक्स्ट है, विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था। ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है विपिन चंद्र ने। विपिन चंद्र ने लिखा कि विदेशी राज से देश को मुक्त कराने के लिए यह एक देशभक्ति का कार्य था। विपिन चंद्र आधुनिक भारत के इतिहासकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं। वे स्वतंत्रता संघर्ष और आधुनिक इतिहास लेखन परंपरा में मार्क्सवादी चिंतन धारा के इतिहासकार थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष अंग्रेजों के द्वारा शस्त्र अधिनियम और देशी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? तो ये 1878 में पारित किया गया था। 1878 में अंग्रेजों के द्वारा शस्त्र अधिनियम और देसी प्रेस अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया और इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इसमें देशी भाषा और अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसी वर्ष आर्म्स एक्ट पारित किया गया था, जिसके जरिए भारतीयों के द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सोम प्रकाश समाचार पत्र पर लागू हुआ था और इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में सरकार के खिलाफ कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर लेगी। इस एक्ट को रिपन के द्वारा 1882 में रद्द किया गया है। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र कानून आर्म एक्ट डैश वर्ष में पारित किया गया था और उसी वर्ष सरकार की आलोचना करने वालों का मुंह बंद करने के लिए डैश भी लागू किया गया। तो ये है देसी 1878 का देसी प्रेस अधिनियम। कौन है? 1878 का देसी प्रेस अधिनियम। नेक्स्ट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में पारित किया गया था और इसे केवल भारतीय भाषा के समाचार पत्रों के विरुद्ध निर्देशित किया गया था। तो ये है 1878 का। ठीक है, किस वर्ष में देशी प्रेस अधिनियम को निरस्त किया गया था? तो देसी प्रेस अधिनियम को 1882 में निरस्त किया गया था। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था 1878 में। ठीक है, लिटन ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले स्थापित जनसभा कौन सी थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पहले जनसभा थी लैंड होल्डर सोसाइटी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से पहले स्थापित जनसभा कलकत्ता में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी थी। 1870 से 80 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में ये चेतना और गहरी हो चुकी थी और इनमें से ज़्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशावरों के हाथों में थी। नेक्स्ट है, कितने राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना की थी? तो 72 ने। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूना यानी कि पुणे में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने मुंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने नरमपंथी साम्यवादी स्वराजवादी के लिए कांग्रेस से संबंधित है। संगठन के प्रारंभिक नेताओं में दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र, S. सुब्रमण्यम अय्यर और अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे। कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय डफरिन थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन मुंबई के अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। ज्ञात है कि मुंबई की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने 1925 में अपनी आत्मकथा अ नेशन इन मेकिंग लिखा था और 1879 में द बंगाली नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित किया और 1889 में बंबई में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पूना में आयोजित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वर्ष में महिलाओं ने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में भागीदारी की? तो महिलाओं ने 1889 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्रवाई में भागीदारी की थी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने करी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो वो थे A.O. ह्यूम। ठीक है, केवल और केवल 2। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना डैश में हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हो पाया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो शामिल नहीं हो पाए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो W.C. बनर्जी जो है वो अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय बताओ कौन था? ये क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। जस्ट अ सेकेंड। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था डफरिन। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या हो रहा है इधर से उधर। तो किस राजनीतिक नेता ने अपनी राजनीतिक आत्मकथा अ नेशन इन मेकिंग 1925 के शीर्षक के साथ लिखी थी? तो ये लिखी थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने।
बंगाली अखबार के संपादक कौन थे? बंगाली अखबार के संपादक थे एस.एन. बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। इस समारोह में एनी बेसेंट जैसे कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। एनी बेसेंट किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता चुनी गई है? तो 1917 में। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? तो भैया रविन्द्रनाथ टैगोर तो कभी भी नहीं रहे हैं। ठीक है, और देख लेते हैं कौन कौन नहीं था। तो भैया 2 और 4 नहीं थे। तो 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। ए.ओ. ह्यूम और रविन्द्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है, धन निष्कासन सिद्धांत की औपनिवेशिक भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के बढ़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका थी और इस सिद्धांत के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कथन सत्य है कि इस सिद्धांत ने भारतीय पूंजीपतियों के द्वारा भारतीयों के आर्थिक शोषण पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। तो भारत से धन निष्कासन के सिद्धांत को सर्वप्रथम दादा भाई नेहरूजी ने उठाया और नेहरूजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों की आलोचना की थी। 1867 में उन्होंने लिखा कि इंग्लैंड भारत को रक्षारंजित कर रहा है। दादा भाई नेहरूजी ने धन निष्कासन को भारत की गरीबी और भारत में ब्रिटिश शासन के बुनियाद को बुराई बताया। कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में इसे उठाया। रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक में धन निष्कासन को ही आधार बनाया है। रहनुमाई मजदाइसन सभा धार्मिक सुधार सभा की स्थापना 1851 में हुई। इनमें से कौन इससे जड़ा हुआ नहीं था? तो क्या हो रहा है बार बार? तो इससे जड़े हुए नहीं थे W.C. बनर्जी। दादा भाई नेहरूजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। रहनुमाए मजदाइसन सभा धार्मिक सुधार सभा की स्थापना 1851 में हुई और इस सभा से जुड़े नेताओं में दादा भाई नेहरूजी, फरदोनजी, एस.एस. बंगाली तथा R.K. कामा थे। अतः W.C. बनर्जी इस सभा के सदस्य नहीं थे। निकास सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। तो निकास सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं दादा भाई नेहरूजी। धन निकासी सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नेहरूजी पारसी थे। नेहरूजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। नेहरूजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के आर्थिक परिणामों को बहुत तीखी आलोचना की थी, अर्थात ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला गया था। नेहरूजी ने भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पर लेख लिखा। नेहरूजी ने लंदन और बॉम्बे में 1869 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1901 में दादा भाई नेहरूजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। तो ये सहायक भूमिका निभाई है ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादा भाई नेहरूजी द्वारा प्रतिपादित शब्द ड्रेन थ्योरी को सही ढंग से प्रतिपादित करता है? तो ड्रेन थ्योरी को सही ढंग से प्रतिपादित करता है देश के संसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हित में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था जिससे यह प्रस्तावित किया गया था कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक रूप से शोषण किया और संसाधनों को ब्रिटेन वापस भेज दिया? तो ये किया है दादा भाई नेहरूजी ने। लंदन और बॉम्बे में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना डैश में हुई थी? तो ये हुई थी 1869 में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। नेक्स्ट है, कहाँ गया क्वेश्चन? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी थी? तो भाई दादा भाई नेहरूजी ने लिखी थी और ये पुस्तक भारत में ब्रिटिश शासन के असर पर एक गंभीर जानकारी प्रस्तुत करती है। दादा भाई नेहरूजी ने भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन लिखा था और हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बार लिबरल सदस्य थे और ये एक प्रबल पारसी राष्ट्रवादी भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र के बारे में कौन सा सही है? तो 1906 में ये कलकत्ता में आयोजित किया गया था। दादा भाई नेहरूजी सत्र के अध्यक्ष थे और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम या कॉलोनियों की तरह स्वराज का लक्ष्य भी निर्धारित किया था। तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में दादा भाई नेहरूजी की अध्यक्षता में हुआ था। इस अधिवेशन में उन्होंने स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। दादा भाई नेहरूजी व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे। भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म डैश द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी अनिल शील के द्वारा। तो भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म अनिल शील द्वारा लिखी गई थी। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, रंग, जाति, पंथ, भाषा या जेंडर वाले तमाम लोगों का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायराय के तहत इल्बर्ट बिल पेश किया गया था? तो इल्बर्ट बिल पेश किया गया था रिपन के तहत। ठीक है, 1883 में सरकार वायसराय रिपन के द्वारा इल्बर्ट बिल
लागू करने का प्रयास किया गया और इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सके। भारत में जो भी अधिकार है वो केवल ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त होगा। ये किस सरकारी बिल के बारे में कहा गया है? तो ये एल्बर्ट बिल के बारे में कहा गया है। एक सेकेंड। वीडी सावरकर ने किस वर्ष अभिनव भारत का गठन किया था? तो वीडी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत का गठन किया था। ठीक है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस में राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे, जिसके चलते वीडी सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो 1904 में अभिनव भारत संगठन में बदल गया। किस वर्ष में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था? तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में राष्ट्रवाद की चेतना गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशावरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा 1884, बॉम्बे रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि इस तरह के प्रमुख संगठन थे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में महादेव गोविंद राणा डेबी शामिल थे। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ तो पूना सार्वजनिक सभा जैसी पुरानी संस्था को नहीं छोड़ा गया था। इंडियन एसोसिएशन का गठन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया है। निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों ने। ठीक है। 1880 के दशक के दौरान जब राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ था, कौन सी पुरानी राजनीतिक संस्थाओं को नहीं छोड़ा गया था? तो पूना सार्वजनिक सभा को नहीं छोड़ा गया था। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से कौन थे? तो संस्थापक सदस्यों में एमजी राणा डेबी थे पूना सार्वजनिक सभा में। ठीक है। बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के नेताओं की पहचान करें जिन्होंने अधिक अतिवादी उद्देश्यों और तरीकों की खोज की। उन्होंने उदारवादियों को उनकी प्रार्थनाओं की राजनीति के लिए आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कार्य के महत्व पर बल दिया। तो वो है आपके विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। ठीक है। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना करी और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान के नाम से किसने अखबार निकाला था? तो तारक नाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नाम से अखबार निकाला था। स्वतंत्रता संग्राम के समय उत्तरी अमेरिका अर्थात वैंकूवर कनाडा में अप्रैल 1908 में फ्री हिंदुस्तान के नाम से तारक नाथ दास ने अखबार निकाला था। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के किस नेता ने फ्री हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत नामक समाचार पत्र की शुरुआत करी? तो अभी हमने देखा तारक नाथ दास ने। नेक्स्ट है, कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्षों को उनके अध्यक्षता के तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कौन क्या पहले आगे पीछे कौन था? तो हम यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी है 1887 में बने, रहमतुल्लाह एम सयानी 1896 में, सैयद हसन इमाम 1913 में अध्यक्ष बने थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेके 45 में। उभरता हुआ राष्ट्र, लेखक और पुस्तक को मिला लेते हैं भाई। तो दादा भाई नेहरू की है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और मौलाना आजाद, अरे यार नीचे का ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है एक सेकेंड, यहीं पे देख लेते हैं हम। ठीक है। तो ये मैंने मिला दिया, दादा भाई नेहरू जी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, अब जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मौलाना आजाद की थी इंडियन मीन्स फ्रीडम और रमेश चंद्र की इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको हमने इसमें देख लिया। होम चार्जेस क्या है? छोटा कर लेते हैं। होम चार्जेस क्या है? तो होम चार्जेस भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज है, ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण है, ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन है। तो उपयोग में से अधिक है। तो होम चार्जेस चार्ज का सर्वाधिक हिस्सा भारत के बाह्य ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज था। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों के वेतन व पेंशन तथा ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण भी शामिल था और इसके अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा पर भी व्यय होता था। भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन के उदय से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित थे? तो ये प्रभावित थे एनी बेसेंट। ठीक है। तो भारत में आयरलैंड के होम रूल आंदोलन
के उदय से एनी बेसेंट सबसे ज्यादा प्रभावित थी। स्वशासन आंदोलन की व्याख्या जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने किया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की गई और इसी प्रकार एनी बेसेंट ने भी एक होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में करी। तिलक की लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार तक फैला था, जबकि इसके प्रभाव क्षेत्र के बाहर के सभी हिस्सों में लीग का प्रभाव फैलाने की जिम्मेदारी श्रीमती एनी बेसेंट निभाई थी और उनकी लीग के सचिव जॉर्ज अरुंडले ने की थी। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय मद्रास में थे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इनमें से किसे लाल, बाल और पाल के नाम से जाना जाता है? तो भाई बीजी तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लाल बल पाल के नाम से प्रसिद्ध नेता है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, नेक्स्ट है 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो थे अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे, अतः इसे लखनऊ समझौता भी कहा जाता है। इन दोनों को करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका लोकमान्य तिलक तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने निभाई थी और इन दोनों नेताओं का मानना था कि केवल हिंदू मुस्लिम एकता के द्वारा ही भारत में स्वशासन की स्थापना की जा सकती है। नेक्स्ट है 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो ये करी थी विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है, तो 1904 में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी और उसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने 1899 में नासिक में एक क्रांतिकारी गुप्त समाज मित्र मेला शुरू किया था और ये उस समय महाराष्ट्र में कार्यरत कई ऐसे मेलों क्रांतिकारी समाजों से एक था जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में विश्वास करते थे। गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। नेता कौन थे? तो गदर आंदोलन के नेता थे करतार सिंह सराभा। ठीक है, करतार सिंह सराभा एक भारतीय क्रांतिकारी थे और जब वे गदर पार्टी के सदस्य बने तब उनकी उम्र 15 वर्ष थी। करतार सिंह सराभा का वक्तव्य था कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन है जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना है। नवंबर 1915 में लाहौर की सेंट्रल जेल में उन्हें आंदोलन में उनकी भूमिका के लिए फांसी दे दी गई और उस समय उनकी उम्र मात्र 19 वर्ष थी। मराठी में केसरी एक समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो ये समाचार पत्र बीजी तिलक ने यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मराठी में केसरी समाचार पत्र बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया। तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते थे। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वो महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब तथा गौहत्या विरोधी सभाएं स्थापित की, शिवाजी और गणपति त्योहार आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। तिलक ने अंग्रेजी में मराठा समाचार पत्र भी निकाला था। इन्होंने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है वाक्यांश की रचना की है। किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना करी? तो भाई बाल गंगाधर तिलक ने करी है। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित लंदन क्रेन से निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो ये संबंध किसका नहीं था? ये संबंध नहीं था लाला लाजपत राय का। तो लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया और उसके सदस्यों में बी डी सावरकर, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा थे। लाला लाजपत राय चरमपंथी नेता थे। लाला लाजपत राय पंजाब के जाने माने राष्ट्रविदियों में से थे और यह याचना और निवेदनों की राजनीति का विरोध करने वाले आमूल परिवर्तनवादी के एक प्रमुख नेता थे। लाजपत राय ने सुरक्षा वॉल सिद्धांत का प्रयोग करते हुए नरम पंथियों उदारवादियों की आलोचना की है। कांग्रेस संगठन में उदारवादियों पर आक्रमण करने के लिए सुरक्षा वॉल सिद्धांत का किसने प्रयोग किया है? तो सुरक्षा वॉल सिद्धांत का प्रयोग लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है, सुरक्षा वॉल सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरम पंथियों पर किसने हमला किया है? तो लाला लाजपत राय ने किया है। 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय वायसराय था कर्जन। ठीक है, 1899 से 1905 तक भारत का वायसराय कर्जन था। 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया और इस वक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग भी उसी समय बंगाल का हिस्सा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। वहीं गांधी ने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई है। स्वदेशी आंदोलन का आगाज बंगाल से ही हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है किसने कहा कि बंगाल विभाजन के बाद ही भारत में वास्तविक जागरूकता आई? तो ये वास्तविक जागरूकता आई है महात्मा गांधी के। ठीक है, तो बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे कर्जन। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ है 1905 में। ठीक है,
और स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। तो ये बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन की प्रक्रिया के रूप में शुरू हुआ था। आंध्र क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन की गूंज कैसे सुनाई दी थी? तो ये वंदे मातरम आंदोलन से। बंगाल के विभाजन से देश भर में आक्रोश की लहर फैल गई और इससे जो संघर्ष उपजा उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसकी भारी अनुगूंज सुनाई दी थी। उदाहरण के लिए आंध्र के डेल्टा इलाकों में इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है और इस आंदोलन में वंदे मातरम गीत गाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया क्या? तो स्वदेशी आंदोलन का गीत क्या बन गया था? तो स्वदेशी आंदोलन का गीत बन गया था वंदे मातरम। बंगाल के 1905 में विभाजन विरोधी आंदोलन का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नेता इसका एक हिस्सा नहीं था? तो भैया एनी बेसेंट बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, तो करजन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा करी और इसका क्रियान्वयन 16 अक्टूबर 1905 को किया गया। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन 1905 ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यमों, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय भाषा का उपयोग को बढ़ावा दिया। स्वराज के लिए आमूलचूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबद्ध करने और ब्रिटिश संस्थाओं और वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा के समर्थक थे। विभाजन के विरोधी नेताओं में कृष्ण कुमार मित्र, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और पृथ्वीश चंद्र राय आदि शामिल थे। आंदोलन और संघर्ष की तकनीक के कई नए रूप अब स्वदेशी आंदोलन में लोकप्रिय स्तर पर उभरने लगे। इसके बारे में कौन सा सही है? तो इसके बारे में सही है, आंदोलन को एक जन आंदोलन में परिवर्तन करके राजनीति आजादी हासिल की जानी चाहिए। शाही सामानों के बहिष्कार का विस्तार था और सहयोग और निष्क्रिय प्रतिरोध का एक व्यापक पैमाने पर आंदोलन। तो ये चारों ही है। ठीक है, नेक्स्ट है 1905 के बंगाल विभाजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भैया बंगाल विभाजन जो है उपरोक्त सभी विकल्प सत्य है इसमें, तो भैया पढ़ लो। तो लिखा है जिस दिन यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन संपन्न हुआ उस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। तो ये बात बिल्कुल सही है। बंगाल विभाजन करने के फैसले की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुई थी। ठीक है, और 1 सितंबर को सरकार ने ये घोषणा की कि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कार्यान्वित की जाएगी। किसने कहा कि अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर करेंगे? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि अगर हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्टर करेंगे तो हम अपने श्रम से कोई भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकेंगे। तिलक ने ही मराठी भाषा में केसरी, जो कि 1881 में आया था, तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नाम से अखबार निकाला जिसमें ब्रिटिश शासन का कट्टर आलोचना की तथा मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया है? तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र प्रकाशित किया था, मराठा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया मराठा समाचार पत्र केसरी और आज तक प्रसारण में है की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो ये 1881 में। और मैं सीधे से टिक नहीं लगा रही हूँ, उसे पढ़ती जा रही हूँ, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है मेरा। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को कहाँ कैद किया गया था जहां उन्होंने 6 वर्ष की सजा काटी है? तो आप बता सकते हो मांडले में कि अरवदा में, बताओ। तो उन्होंने मांडले में ये रंगून में, सॉरी। ठीक है, जब पंजाब के क्रांतिकारियों को 1907 में काला पानी भेज दिया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने केसरी में उनके प्रति गहरी हमदर्दी जताई। नतीजे के तौर पर उन्हें 1908 में रंगून में कैद कर लिया गया था और 6 साल की सजा काटी थी उन्होंने। भारत में 1916 में कितने होम रूल संघ बनाए गए थे? तो भैया सिर्फ 2 बनाए गए थे, आपको पता ही है। ठीक है, एक एनी बेसेंट वाला और एक इनका तिलक वाला। तो 1907 में कांग्रेस संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यम मार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे थे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल अर्थात 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुए और दोनों संगठनों में देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया। 1916 में 2 होम रूल आंदोलन चलाया गया था। पहला तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्र में और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में हुआ था। लखनऊ संधि किस वर्ष हुई है? तो लखनऊ संधि हुई है 1916 में। ठीक है, 1916 लखनऊ समझौते में भाग लिए हुए पक्ष कौन से हैं? तो भैया भाग लिए हुए पक्ष है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, किस चरमपंथी नेता को लोकमान के नाम से जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में विपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य और लाला लाजपत राय जैसे ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी चरमपंथी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना करी और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। तिलक ने भारत में पश्चिमीकरण की विरोध करने के लिए गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किया था। नेक्स्ट है, भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में
से किसने गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किया था? तो ये शुरू किया था बाल गंगाधर तिलक ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। कब? 1905 में। तो 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे, जो कि तत्कालीन बंबई प्रेसिडेंसी था, में की थी। 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह में ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1909 में करजन वायली किसके हाथों मारा गया था? तो करजन वायली जो है मदन लाल ढींगरा के हाथों मारे गए थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी। इंडिया हाउस के सदस्य मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब हम पढ़ेंगे जन राष्ट्रवाद का उदय से क्वेश्चन, ठीक है। तो कामागाटा मारू क्या था? तो भैया कामागाटा मारू जो था वो एक जहाज था। तो कामागाटा मारू एक जहाज था। कामागाटा मारू की घटना 1914 में उस समय घटित हुआ था जब कनाडा की सरकार ने उन भारतीयों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था जो भारत से सीधे कनाडा ना आया हो। बाबा गुरदूत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के 376 यात्री जापानी समुद्री जहाज कामागाटा मारू में बैठकर हांगकांग से रवाना हुए थे और जब ये जहाज याकोहामा पहुंचा तब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। जब ये जहाज वैंकूवर कनाडा पहुंचा तो कनाडा की सरकार ने उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी। विभिन्न प्रतिबंधों के चलते जहाज को वापस भारत की ओर लौटना पड़ा। इसके बाद जब जहाज बजबत बंदरगाह पर पहुंचा तो यात्री और पुलिस में झड़पें हुई। इसमें कुछ यात्री मारे गए और शेष को जेल में डाल दिया गया। 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो वो थे लाला लाजपत राय। 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। एटक का प्रथम सम्मेलन बंबई में हुआ था। अपनी स्थापना के शुरुआती वर्षों में एक एटक गांधीवादी तथा लोकतांत्रिक विचारधारा से अनुप्राणित रहा, परंतु बाद में इसमें वामपंथी विचारधारा का समावेश हो गया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय व्यापार संगठन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, तो ये रहे हैं लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था? तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। तो 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बिहार बम कांड हुआ था। इस घटना में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी किंग्सफोर्ड पर खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, किंतु वे बच गए। इस बम कांड में कैनेडी की पत्नी और पुत्र मारे गए। अगस्त 1908 में 17 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई तथा प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में जतिन दास की मृत्यु हुई थी। किस भारतीय नेता ने जतिन दास की प्रशंसा की थी? तो बताइए किसने की है? तो ये करी थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। भगत सिंह और उनके साथियों जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना करी और इस संस्था से जुड़े जतिन दास, जिसकी 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु हो गई थी, इनकी प्रशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इनमें से कौन से कार्यकर्ता ने लंदन में संयुक्त प्रवर समिति में सार्वभौमिक मताधिकार की हिमायत करने के लिए एनी बेसेंट का साथ दिया था? तो वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने लंदन में संयुक्त प्रवर समिति में सार्वभौमिक मताधिकार की हिमायत करने के लिए एनी बेसेंट का साथ दिया। 1920 के दशक की शुरुआत से ही राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय सरोजनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कानपुर अधिवेशन 1925 में पद पर पहुंचने वाली वो पहली भारतीय महिला थी। पूर्ण स्वराज की कार्यसूची को डैश में अपनाया गया था। तो पूर्ण स्वराज की कार्यसूची को 1929 के लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया था, ठीक है। 1929 के लाहौर में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का आगमन। तो महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद निम्न में से किस प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने संभ्रांत वर्ग पर मेहनतकश लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया था? तो ये है फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शुभारंभ के अवसर पर हिस्सा का आरोप लगाया। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और भारत में उनका पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने निम्न में से कौन सा ऐसा काम किया जिसने राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल दिया है? तो महात्मा गांधी ने समाज के सभी वर्गों को आंदोलन की ओर आकर्षित किया तथा उसे जन आंदोलन का स्वरूप दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट, महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और 1916 में भारतीय राजनीति में सक्रिय हुए। 1920 में उनका पहला बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। गांधी जी ने समाज के सभी वर्गों को आंदोलन की ओर आकर्षित किया और इसे जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। धर्म, लिंग, जाति, उम्र सभी बंधनों को तोड़कर लोगों ने गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया था। तो हमारा 100 नंबर क्वेश्चन है, लेखक और उनकी कृतियों का मिलान करना है। तो मार्गरेट चटर्जी
गंगे मुखर्जी, तो चलो यहाँ हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका सीधे, ठीक है। तो मार्गरेट चटर्जी, गांधी एंड हिज ज्यूस फ्रेंड्स कृति है इनकी। गंगे मुखर्जी की है गांधी एंड टैगोर पॉलिटिक्स ट्रुथ एंड कंसाइंस। भीखू पारिक की है गांधी जी पॉलिटिकल फिलोसफी। और एरिक एच एरिक्सन की है गांधी ट्रुथ, ठीक है। तो अब एक 101 क्वेश्चन करने से पहले मैं 2 मिनट का ब्रेक लूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधी इन हिज टाइम्स एंड आवर्स लिखी गई है, तो ये लिखी गई है डेविड हार्डीमैन के द्वारा, ठीक है। तो गांधी इन हिज टाइम एंड आवर्स डेविड हार्डीमैन के द्वारा लिखी गई है। डेविड हार्डीमैन आधुनिक भारत के एक इतिहासकार और सबाल्टन अध्ययन समूह के संस्थापक सदस्य हैं और इनका जन्म अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुआ था एवं पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ। इन्होंने गांधी जी के बारे में और भारतीय सामाजिक इतिहास पर विस्तार से लिखा है और इनकी अन्य रचनाएं हैं द नॉन वायलेंट स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम 1905 से 19, ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सबको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर गांधी जी ने अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर पूरे भारत का सर्वप्रथम दौरा किया और इस दौरान उन्होंने लोगों की जरूरतों और हालात को समझा। उनके प्रारंभिक प्रयास चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा के स्थानीय आंदोलन के रूप सामने आए। इन आंदोलन की सफलता के पश्चात गांधी जी का उदय भारतीय राजनीति में हुआ है। कहां पर कांग्रेस अधिवेशन में उपस्थित होकर कांग्रेस की राजनीति में गांधी जी ने प्रवेश किया था? तो ये प्रवेश किया था 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, ठीक है। तो महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार शामिल हुए थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी 1916 के लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया, किंतु अब तक उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश नहीं किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की निंदा कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में की गई थी और अमृतसर अधिवेशन में उपस्थित होकर गांधी जी ने कांग्रेस की राजनीति में प्रवेश किया था। नेक्स्ट है 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर किसका आधिपत्य रहा है? तो भारतीय राजनीति पर आधिपत्य रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1919 से 1947 के दौरान भारतीय राजनीति पर गांधी जी का आधिपत्य था और इसी कारण इसे गांधीवादी युग कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी चरण के लिए पृष्ठभूमि तैयार करी और इस पृष्ठभूमि के लिए चंपारण, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद श्रमिक आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन इत्यादि कारण थे। अब हम चलेंगे रॉलेट सत्याग्रह पे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो ये है भैया रॉलेट एक्ट। 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करना था। वह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना इस एक्ट की मूल भावना थी। ब्रिटिश सरकार ने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की थी जिसका उद्देश्य ये जांच करना था कि भारत में किस स्तर तक क्रांतिकारी आंदोलन संबंधी षड्यंत्र फैले हुए हैं। इस एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उस दिन की पहचान करें जिस दिन गांधी जी ने भारतीयों में रॉलेट अधिनियम का अहिंसा पूर्ण विरोध के रूप में मनाने का आह्वान किया था और इस दिन का मतलब अपमान और प्रार्थना और हड़ताल का दिन था। तो वो दिन था 6 अप्रैल 1919 का। तो गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि रॉलेट कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, अपमान व याचना दिवस के रूप में मनाया जाए और हड़ताल की जाए। सत्याग्रह सभाओं के माध्यम से 6 अप्रैल से रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुई और रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ही 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्या नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी, जिसको कि हंटर कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो ये स्थान मिला था उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी कि चिमनलाल, हरिलाल शीतलवाड़ को भी, पंडित जगत नारायण को भी, सुल्तान अहमद खान को। तो 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग के मैदान में एकत्रित हुए थे और 13 अप्रैल 1919 को वैशाखी के दिन जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने इन निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जिससे हजारों लोग मारे गए। सरकार ने इसकी जांच के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का गठन किया था। हंटर कमेटी के 8 सदस्यों में से 5 अंग्रेज थे जबकि 3 भारतीय थे। सर
चिमनलाल हरीलाल शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। इस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताते हुए नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड किस दिन हुआ था? तो ये हुआ था वैसाखी के दिन पे, ठीक है। अप्रैल 1919 में किस घटना से भारतीयों को गहरा सदमा और चोट पहुंची थी? तो गहरा सदमा और चोट पहुंची थी जलियांवाला बाग दुर्घटना से। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बहिष्कार के सिद्धांत का कौन प्रबल विरोधी था? तो ये मोतीलाल नेहरू भी थे, चित्तरंजन दास भी थे और लाला लाजपत राय भी थे। तो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस के विधान परिषदों के बाइकआउट का विरोध चित्तरंजन दास के अलावा लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी किया। मोतीलाल नेहरू एवं अली बंधुओं ने विधान परिषद के बाइकआउट का समर्थन किया था, ठीक है। किस कांग्रेस सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया था? तो ये नागपुर सत्र में असहयोग आंदोलन का संकल्प लिया गया। तो कांग्रेस के नागपुर सत्र में दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 1920 नागपुर के ही अधिवेशन में संसदीय बोर्ड कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने किया था और इस सत्र में असहयोग आंदोलन से संबद्ध प्रस्ताव CR दास ने रखा था। इसमें यह घोषणा की गई कि वैधानिक और शांतिपूर्ण ढंग से स्वराज प्राप्त करना प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किए गए थे और प्रांतीय कांग्रेसन कमेटियों को भाषीय आधार पर पुनर्गठित किया गया था। कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? तो ये है 1920 का नागपुर अधिवेशन। तिलक स्वराज निधि के लिए कितने रुपए एकत्रित किए गए थे? तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो 1921 में तिलक स्वराज कोष के लिए एकत्रित 1 करोड़ रुपए की धनराशि में 31.7 लाख रुपए बंबई में एकत्र हुआ था। लाला लाजपत राय ने पंजाब में घूम घूमकर 9 लाख रुपए एकत्र किए थे और अन्य राशि विभिन्न उद्योगपतियों, कांग्रेसी नेताओं और सामान्य जनता ने तिलक स्वराज कोष में जमा किया था। नेक्स्ट है, कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया, जिसमें 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी? तो ये हुआ था भैया ये हुआ था गोरखपुर में, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान फरवरी 1922 में चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किसानों की एक भीड़ ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया और आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन स्थगित किए जाने का विरोध कांग्रेसी नेताओं CR दास, मोतीलाल नेहरू ने किया था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने को अनेकों के द्वारा कटु विरोध किया गया था, तो ये कांग्रेस नेताओं के द्वारा किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। तो भारत में खिलाफत का मुद्दा तुर्की में खलीफा की संस्था की रक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों की भावनाओं से उत्पन्न हुआ था। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत शक्ति संधि थोप दी थी। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। गांधी जी ने अली बंधुओं के प्रयासों का समर्थन किया और जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध कांग्रेस को मिलकर अभियान चलाने और स्वराज की मांग करने के लिए कहा है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। जनता के महात्मा, तो निम्नलिखित में से किस अखबार का संबंध महात्मा गांधी से नहीं था? तो द लीडर का संबंध महात्मा गांधी से नहीं है। महात्मा गांधी ने इंडियन ओपिनियन लिखा है, यंग इंडिया लिखा है और हरिजन लिखा है। तो द लीडर अखबार का संबंध गांधी जी से नहीं है। द लीडर के संपादन मदन मोहन मालवीय है, जो अंग्रेजी में उन्होंने किया था। यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन गांधी जी ने किया है और अल हिलाल को अबुल कलाम आजाद ने लिखा है, गदर को लाला हरदयाल ने लिखा है और बंगाली को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने संपादित किया है। 1922 से 1929 की घटनाएं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने बेलगांव सत्र की अध्यक्षता की है, जो कि 1924 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगांव सत्र 1924 की गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस सत्र में अहिंसा और असहयोग के सहयोगियों को ब्रिटिश से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन के रूप में देखा गया। गांधी जी के द्वारा अपने जीवन काल में एकमात्र बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बंबई में हुई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलोसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है भगवती चरण वोहरा ने। प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर भगवती चरण वोहरा ने द फिलोसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी थी और इसका शीर्षक हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए इस पुस्तक को अंतिम रूप दिया था।
26 जनवरी 1930 को इसे देश भर में बांटा गया था। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहाँ शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में सचिन नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और योगेश चंद्र चटर्जी ने की थी। बंदी जीवन गाथा, जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्यपुस्तक की तरह काम किया, इसे सचिन नाथ सान्याल ने लिखा है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और उनके जैसे अन्य क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन तथा अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना को रूपायत यानी कि पुनर्गठन किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने किया था, अर्थात उन्होंने एचआरए का पुनर्गठन एचएसआरए के नाम से किया। 1928 में एचएसआरए की स्थापना दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में की गई एवं इसका पूरा नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आर्मी एचएसआरए के प्रमुख संस्थापक सदस्य भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि थे। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली, आजकल की संसद में, भगत सिंह ने अपने साथी बीके दत्त के साथ मारने के उद्देश्य नहीं बल्कि बहरों को आवाज सुनने के लिए बम फेंका था, सुनाने के लिए। भगत सिंह के अनुसार बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया और उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। बंदी जीवन गाथा, जिसने स्वाधीनता आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में एक पाठ्यपुस्तक की तरह कार्य किया, को किसने लिखा था? तो ये लिखा था सचिंद्र नाथ सान्याल ने। बंदी जीवन गाथा किसने लिखी है? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सेना को रूपायित किया है? तो ये चंद्रशेखर आजाद ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो ये गठन किया था भगत सिंह ने। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने 1928 में दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के एचएसआरए की स्थापना करी और एचएसआरए का पूरा नाम क्या था? तो एचएसआरए का पूरा नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नेता थे यानी कि एचएसआरए के? तो एचएसआरए के नेता थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। नेक्स्ट है, 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली, जो कि आजकल की संसद में, किन्होंने अपने राष्ट्रवादी साथी बीके दत्त के साथ मारने के उद्देश्य से नहीं बल्कि बहरों को आवाज सुनाने के लिए बम फेंका था? तो वो है भगत सिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? तो ये दे दी गई थी भगत सिंह और सुखदेव को। पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो पत्रकार के रूप में अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नेहरू, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बंबई और कलकत्ता के ही थे। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक अरविंदो घोष है। अरविंदो घोष ने 15 जनवरी 1908 को बॉम्बे यानी कि मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। नेक्स्ट है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक कौन है? तो न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक हैं अरविंदो घोष। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष जॉन साइमन थे और अध्यक्ष सहित इसमें कुल 7 सदस्य अंग्रेज थे। 1927 में इंग्लैंड में बैठे ब्रिटिश सरकार ने जॉन साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा और इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था और इस फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ। 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया। साइमन कमीशन का विरोध करने में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का समर्थन किया था। सभी राजनीतिक संगठनों ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला किया। जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनों के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रदर्शनकारियों का नारा था, साइमन वापस जाओ। इस कमीशन की रिपोर्ट में प्रांतों में द्वैध शासन को निष्कासित करना, पद दलित वर्गों के लिए आरक्षण एवं भारत में संघीय संरचना का अनुदान की सिफारिश शामिल थी, किंतु केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार के निर्माण का प्रावधान नहीं था। 1927 के डैश कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था और वो था मद्रास। तो 1927 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में साइमन कमीशन का बहिष्कार वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन का विरोध करने में किसने कांग्रेस का समर्थन किया था? तो मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन का विरोध करने में कांग्रेस का समर्थन किया था। साइमन विरोधी आंदोलन का नारा था, तो साइमन वापस जाओ।
साइमन कमीशन की रिपोर्ट में इनमें से किसकी सिफारिशें नहीं थी? तो केंद्र में एक जिम्मेदार सरकार का निर्माण की सिफारिश नहीं थी। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार करिए और कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो साइमन कमीशन एक वैधानिक आयोग था जिसे भारत में वित्तीय सुधार को दिशा देने के लिए लाया गया था। साइमन कमीशन में सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए साइमन आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया, अतः कथन एक गलत है और दूसरा सही है। तो स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चित्तरंजन दास यानी कि CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया और गांधी जी को लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में चित्तरंजन दास एक प्रमुख नेता थे। वह पूर्वी बंगाल में वकील थे एवं स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित थे। उनका मानना था कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी के रूप में जाना गया। स्वराज पार्टी ने निजी संपत्ति के सिद्धांत, जाति, सद्भाव, श्रम और पूंजी के हितों की पहचान आदि जैसे कार्यों का समर्थन किया। 6 नवंबर 1924 को गांधी जी ने CR दास और मोतीलाल नेहरू के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर करके स्वराजवादियों और नो चेंजर्स राजेंद्र प्रसाद तथा वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व के बीच संघर्ष को समाप्त कर दिया। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1926 में मदन मोहन मालवीय एवं लाला लाजपत राय ने की थी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। स्वराज पार्टी के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो पार्टी का तत्काल उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता को तेजी से प्राप्ति थी, ये बिल्कुल नहीं था। पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी के रूप में वर्णित किया गया था। पार्टी ने निजी संपत्ति के सिद्धांतों का प्रचार किया था और इसने जाति, सद्भाव और श्रम और पूंजी के हितों की पहचान का समर्थन किया था। ठीक है। 6 नवंबर 1924 को स्वराजवादियों और नो चेंजर्स के बीच के संघर्ष को किसने समाप्त किया? तो ये महात्मा गांधी ने समाप्त किया था। इनमें से कौन स्वराज पार्टी से अत्यधिक संबंधित था? तो स्वराज पार्टी से संबंधित थे CR दास। इन घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ है। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई है। मुहिद्दीन कमेटी की नियुक्ति 1924 को हुई और साइमन कमीशन भारत आता है फरवरी 1928 में। वल्लभ भाई पटेल का सत्याग्रह, तो ये था आपका बारदोली। तो वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। तो वल्लभ भाई पटेल का बारदोली सत्याग्रह 1928 में राजस्व में वृद्धि के विरुद्ध था। वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया एवं ये सफल रहा। इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ और इसे भारत के कई हिस्सों में अत्यधिक सहानुभूति प्राप्त हुई। 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में किसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था? तो न्यूबी कम्युनिस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। 1924 में कानपुर षड्यंत्र मामले में न्यूबी कम्युनिस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अंग्रेजों ने व्यापक स्तर पर कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया और उन्हें सजाएं दी गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना 20 के दशक के मध्य की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। मानवेंद्र नाथ राय MN रॉय ने द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध 1929 में तोड़ दिया और MN रॉय भारतीय क्रांतिकारी मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक और भारत, चीन और यूरोप में कम्युनिटर के एक प्रमुख नेता थे। कम्युनिटर के, ठीक है। मानवेंद्र नाथ राय ने द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के साथ अपना संबंध कब तोड़ दिया था? तो 1929 में तोड़ दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो भैया पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, पूर्ण स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस सम्मेलन आयोजित किया गया और नेहरू रिपोर्ट एवं डोमिनियन स्टेट्स की मांग को रद्द कर पूर्ण स्वराज का पहली बार लक्ष्य रखा गया। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया और कहा कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। लाहौर सत्र ने भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने हेतु असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन
जैसे गैर हिंसात्मक तरीकों को अपनाया, ये असत्य है। किस कांग्रेस अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो भैया ये किया गया था लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, लाहौर में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया था 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की औपचारिक मांग की गई थी? तो लाहौर सत्र 1929 में। पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में किया गया? 1929 में। कांग्रेस के लाहौर प्रस्ताव अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। दिसंबर 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो भैया इसमें असत्य ए है, तो हम वो पढ़ेंगे ही नहीं, जो सत्य है वो पढ़ लेते हैं। तो इस सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग हेतु प्रस्ताव पारित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किया था। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू कमेटी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। सुभाष चंद्र बोस, जी.आर. प्रधान, सरदार मंगल सिंह आदि ने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे। जवाहरलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के डोमिनियन स्टेट प्रस्ताव पर आपत्ति उठाई थी। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया था। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। स्वतंत्रता सेनानी और पहचान। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? बाल गंगाधर तिलक क्या थे? भगत सिंह क्या थे? और चित्तरंजन। तो भगत सिंह तो भैया क्रांतिकारी थे। ठीक है, अब यहाँ पे स्वराजवादी, उदारवादी और गर्मपंथीवादी हमें देखना है, तो हम सीधे ये देख लेंगे। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी थे, बाल गंगाधर तिलक गर्मपंथीवादी थे, भगत सिंह क्रांतिकारी थे और चित्तरंजन दास स्वराजवादी थे। अब दांडी मार्च पे चलते हैं। तो दांडी यात्रा में गांधी जी के साथ कितने स्वयंसेवियों ने प्रतिभाग किया था? तो हम सबको पता है कि प्रतिभाग किया था 78 ने। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी और जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 अनुयायियों के साथ गुजरात के समुद्र तट पर स्थित दांडी नौसारी जिला के लिए निकल पड़े और 24 दिन की यात्रा के दौरान 231 मील की लंबी दूरी तय करने के बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और वहां पर गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सरोजनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। नमक सत्याग्रह के दौरान ये गांधी जी की सहयोगी थी। गांधी जी की नेक्स्ट है, गांधी जी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो भैया नमक सत्याग्रह कहा जाता है। सरोजनी नायडू को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? तो दांडी मार्च ने 241 मील की दूरी तय की थी। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाएं, कर्नाटक की अंबाबाई। ठीक है, तो क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की हिस्सेदारी से भारत के स्वतंत्रता संग्राम को काफी बढ़ावा मिला। ऐसी कर्नाटक की एक महिला किसने भाषण दिया, काताई सिखाई और प्रभात फेरी का आयोजन किया? उसका नाम क्या था? तो उनका नाम था अंबाबाई। कर्नाटक की अंबाबाई का विवाह 12 साल की उम्र में कर दिया गया था, किंतु 16 साल की उम्र में ही वो विधवा हो गई थी। उन्होंने उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की घेराबंदी की, उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा भी दी गई एवं रिहा होने पर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जब भी वो जेल से बाहर होती तो सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती और प्रभात फेरियों का आयोजन करती थी। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद ऋण मानती थी क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। अब चलते हैं भारत छोड़ो और उसके बाद में। तो किसने भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो भैया भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व जो है वो किसी ने भी नहीं किया। तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने भी नहीं किया था, अर्थात वो नेतृत्व विहीन था। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। अगस्त 1942 में शुरू हुए इस आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। गांधी जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे और कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। ठीक है, नेक्स्ट है 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया है? तो ये आह्वान महात्मा गांधी ने किया था। ये किसने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं है अपितु क्रांति और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। नेक्स्ट है, किसने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो की प्रसिद्ध घोषणा करी? तो ये है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है,
सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और इसे दिल्ली चलो सिंगापुर से प्रसिद्ध उद्घोष किया की प्रसिद्ध घोषणा कर दी। इसके पहले ही उन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। हालांकि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के रूप में गांधी जी का सम्मान करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन 1943 में किया। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी सेना आजाद हिंद फौज को प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई। 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु ये अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमा लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान से दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध उद्घोष किया था? तो उन्होंने सिंगापुर से किया था। किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने करी है। नेक्स्ट है, गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। किस दिनांक को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई? तो उन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का है। INA पर यहां मुकदमा निर्धारित किया गया था। INA पर लाल किला दिल्ली में मुकदमा निर्धारित किया गया था। 1943 इसलिए महत्वपूर्ण था। तो 1943 इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना 1934 में हुई है। तो रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना 1934 में हुई थी। 1946 में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था और भारत की औपनिवेशिक सरकारी शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। बंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह शुरू किया। रॉयल इंडियन नौसेना के लिए उनके दंगे के बाद राष्ट्रीय ध्वज, मुस्लिम लीग ध्वज और लाल झंडा को उनके योग्यता जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा करने का प्रयास करने लगी। कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गृह विभाग को भेजी की रिपोर्ट में कहा गया कि विशाखापट्टनम में स्थित पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिस्सा नहीं हुई है। किस वर्ष में भारतीय नौसेना विद्रोह हुआ था? तो भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में हुआ था। रॉयल इंडियन नौसेना के लिए उनके दंगे के बाद किस झंडे को उनके योग्यता क्रम निर्धारण के बाद उठाया गया है? तो राष्ट्रीय ध्वज, मुस्लिम लीग ध्वज और लाल झंडा, तीनों को स्वतंत्रता और विभाजन की ओर। तो निम्न में से खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो भाई वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खुदाई खिदमतगार के प्रवर्तक। तो खुदाई खिदमतगार आंदोलन के प्रवर्तक यानी कि नेतृत्वकर्ता प्रसिद्ध गांधीवादी नेता अब्दुल गफ्फार खान थे। इस आंदोलन का केंद्र उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था और इन्हें सीमांत गांधी और बादशाह खान भी कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक अब्दुल गफ्फार खान थे। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था? तो ये थे अब्दुल गफ्फार खान। किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में आया। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में 30 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा था। इसमें भारत के राज्य सचिव पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख बोर्ड के AV अलेक्जेंडर शामिल थे। इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संघीय व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया और इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया था। मंत्रिपरिषद मिशन ने प्रस्ताव रखा था संविधान निर्माण अंग का चुनाव प्रांतीय असेंबलियों के द्वारा होना चाहिए, आंतरिक सरकार का निर्माण होना चाहिए और ब्रिटिश इंडियन प्रांतों और भारतीय राज्यों के सम्मेलन में संघीय यूनियन का गठन होना चाहिए। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को लीग और कांग्रेस दोनों ने ही नहीं माना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था क्योंकि इसके बाद विभाजन कमोबेश अपरिहार्य हो गया था। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन कौन कैबिनेट मिशन प्लान से जुड़े हुए थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान से जुड़ा था पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। ठीक है। मंत्रिपरिषद मिशन ने प्रस्ताव रखा था। तो मंत्रिपरिषद मिशन ने प्रस्ताव रखा था संविधान निर्माण अंग का चुनाव प्रांतीय असेंबलियों के द्वारा होना चाहिए, आंतरिक
सार्वजनिक सरकार का निर्माण होना चाहिए और ब्रिटिश इंडियन प्रांतों और भारतीय राज्यों के सम्मिलन से संघीय यूनियन का गठन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डैश के बारे में माउंटबेटन की योजना थी। तो माउंटबेटन की योजना अधिकार को अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में सुमुद्र करने का विधान बनाना। तो अधिकार यानी कि शासन करने का अधिकार को अंग्रेजों के हाथों से भारतीयों के हाथों में सुमुद्र करने के विधान बनाने के बारे में माउंटबेटन की योजना थी। फरवरी 1947 में वेवल की जगह माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया था। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भी महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। 1946 के जाड़ों में भारतीय नेता एटली के साथ वार्ता करने लंदन गए थे। इन वार्ताओं का कोई नतीजा नहीं निकला। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। ठीक है, 1947 में स्वतंत्रता मिलने के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय JB कृपलानी थे। अब बात करते हैं अफ्रीका में राष्ट्रवाद घाना का उदाहरण। बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो बेला चमेली क्रांति का संबंध ट्यूनीशिया से है। इसे ट्यूनीशियाई क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नागरिक प्रतिरोध का यह 28 दिन तक चलने वाला गहन अभियान था जो 17 दिसंबर 2010 को मोहम्मद ओबजीजी नामक फल विक्रेता के आत्मदाह से शुरू हुआ था, जिससे बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वतंत्रता, खाद्य संकट आदि शोषणकारी नीतियों का अंत हुआ। इस तरह 14 जनवरी 2011 को तानाशाह जीन अल आबिदीन बेन अली को शासन सत्ता छोड़ना पड़ा और देश का लोकतंत्रीकरण हुआ और ये अरब स्प्रिंग का पहला सफल आंदोलन था। तो इसी के साथ ही हमने अपना आंदोलन वाला खत्म कर दिया है और अब हम 31 पे पहुंच गए। तो 31 वाला अब हम करेंगे कल। तो मैंने कहा था कि जो टॉपिक उठेगा वो टॉपिक खत्म होगा, फिर वीडियो आपका आधे घंटे का हो, 1 घंटे का हो, 1.5 घंटे का हो, कितने भी घंटे का हो। ठीक है, 30 मिनट का भी हो सकता है, 45 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1.5 घंटे का भी हो सकता है। टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद ही वीडियो वाइंड अप होगा, क्लास वाइंड अप होगी, क्योंकि समय नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी आज की क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो स्टडी विद अनु को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही कहना है। धन्यवाद, मिलते हैं कल। और इतना एक साथ बोलते बोलते मेरी ज़बान पूरी सूख गई है, तो मैं थोड़ा सा पानी पीऊँगी और उसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास भी लेनी है मुझे। तो चलिए मिलते हैं कल, बाय बाय, पढ़ते रहिए।